Good morning students. Now we start in 10th class. Next topic is electric potential. Our next topic is electric potential. Electric potential. ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है, जो अगर हम देखते हैं कि वाटर है, पानी है, जो वाटर है वो फ्लो करता है और वो हमेशा फ्लो करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। ऐसे ही करंट फ्लो करता है। ठीक है, ऐसे ही क्या काम करता है, करंट फ्लो करता है। अगर प्रेशर इक्वल हो जाए तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। इसी सेम ऐसे ही अगर क्या हो, पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। प्रेशर होता है वो दो पॉइंट्स के बीच में होता है। प्रेशर होता है जो दो पॉइंट्स के बीच में होता है, यानी कि उसको हम प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं। इसी तरीके से जो काम यहां पर प्रेशर कर रहा है वाटर के अंदर, वही वर्क यानी कि सेम फंक्शन किसका होगा, पोटेंशियल का होगा टू फ्लो ऑफ द करंट, करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, वहां पर हमने उसको टर्म नाम दिया है प्रेशर, यहां पर हमने उसी चीज को नाम दिया है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वजह से ही करंट क्या करता है, चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं और चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं हायर टू लोअर पोटेंशियल, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अब मान लीजिए हम चार्जिंग करते हैं, किसी बैटरी को चार्ज करते हैं, किसी सेल को चार्ज करते हैं, अपने फोन को चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग में होता क्या है, चार्जिंग में क्या होता है कि एक हमारी मान लीजिए रोड है, ठीक है, कैथोड या एनोड जैसे रोड हो गई, और इसके ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करना है। तो हम पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं इस पे, ऐसे और पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या करते जाएंगे, डिपॉजिट करते जाएंगे। अब अगर हमें और पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करना है तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है ना, रिपेल करेगा, यानी कि इसके अंदर कौन सा फोर्स आ गया, रिपल्शन फोर्स आ गया, रिपेल करेगा और इसके अंदर रिपल्शन फोर्स आ गया। अब मुझे तो क्या काम करना है, और जिसको चार्जिंग करना है, तो इसलिए मुझे चार्जिंग करने के लिए, और ज्यादा चार्जिंग करने के लिए मुझे पॉजिटिव चार्ज ले जाने के लिए, यहां से यहां तक मुझे पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। विदाउट वर्क पे काम होगा नहीं। ठीक है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है नीचे गिरी हुई है तो मुझे उठाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। यहां पर मुझे वो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, हम वर्क कर रहे हैं, वर्क के अंदर चीज को नीचे से उठा रहे हैं, यानी उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं यहां से यहां तक, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। यही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर दें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल। क्या डेफिनेशन हो गई इसकी, वर्क potential, it is the potential energy, it is the potential energy, potential energy per unit charge, per unit charge। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम वर्क भी बोल सकते हैं। हर एक एनर्जी एक वर्क के इक्विवेलेंट होती है, तो हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, वर्क। अब पोटेंशियल को हम V से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, V से। पोटेंशियल एनर्जी को हम वही वर्क से डिनोट करेंगे, W बाय Q। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी या वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट के ऊपर बात करते हैं। वर्क यूनिट, वर्क हैज यूनिट जूल, चार्ज हैज यूनिट पर कूलम, इट्स यूनिट इज पर कूलम। तो यूनिट आ गई इसकी जूल पर कूलम।
और इस जूल पर कूलम को हम इसके अंदर न्यू नेम देते हैं, दैट इज नोन एज वोल्ट। ठीक है, दिस इज नोन एज वोल्ट। अब हमें वोल्ट को डिफाइन करना है, यानी कि यूनिट को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? यूनिट को, यानी कि 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए हम जो वर्क है इसको 1 जूल लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे? चार्ज की यूनिट क्या है? 1 कूलम। अब ये V किसके का इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 जूल या 1 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। इसी टर्म्स को आप डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दीजिए। किसकी फॉर्म में लिख दीजिए? डेफिनेशन में, जो आपने यहां पुट किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल said to be 1 volt when 1 joule work done by a unit charge. 1 joule work done by a unit charge, यानी यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज is said to be 1 volt. इसको हम क्या बोलेंगे? 1 volt. It is a scalar quantity. नेचर की बात आती है। जब भी कभी आपसे पूछा जाए इसका नेचर कैसा है, तो नेचर है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद आता है, इसके अंदर नई टर्म्स आती है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का नाम करें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दो पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा करें, इसको लिखे डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने क्या काम किया? ये यहां पर पोटेंशियल है VA, यहां पर पोटेंशियल है VB। ठीक है, अब क्या आपने फिर डिफरेंस निकालना है, तो ज्यादा वाले में से कम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो VA माइनस VB। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में मिलता है। डिफरेंस तभी निकालेंगे, दो होने चाहिए। ठीक है ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो दो पॉइंट्स के बीच में होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? VA माइनस VB। और यहां से अगर हमें यहां चार्ज लेके आना है, ठीक है, या चार्ज को यहां डिपॉजिट करना है, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क पर यूनिट चार्ज। तो इसका भी फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। ठीक है, so it is the potential difference of the 2 points, ratio of the work by charge। यूनिट सेम जूल पर कूलम, और उसको वोल्ट बोलेंगे, और वोल्ट को हम वहीं से डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हमें मेजर करना है। इसे क्या करना है? मेजर। तो मेजर के लिए देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो हम इसको मेजर करते हैं। तो इट इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज वोल्टमीटर। इसको किससे मेजर करेंगे? इट इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट नोन एज वोल्टमीटर। ठीक है, क्या है? वोल्टमीटर। तो हम इसको मेजर करते हैं वोल्टमीटर से। तो ध्यान रखना, कौन से इंस्ट्रूमेंट से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है? वोल्टमीटर से। और करंट एमीटर से। अब देखिए वोल्टमीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वोल्टमीटर हो गया, ये वोल्ट, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसे वोल्टमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वोल्टमीटर है ये हमेशा सब्सटेंस के पैरेलल में लगता है। एमीटर सीरीज में लगता है, और वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इनटू पैरेलल। तो ये देखिए, मान लीजिए हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया या कोई भी सब्सटेंस ले लिया, उसके हमेशा कहां लगेगा? वो पैरेलल। ठीक है, और एमीटर कैसे लगता है? एमीटर ऐसे लगता है, ये। तो अगर हम सामने लगाते हैं, बिल्कुल किसी इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल सामने लगाते हैं, तो दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज,
और उसके साइड में लगाते हैं तो दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने कहा देखो प्रेशर हम मेजर करते हैं पोटेंशियल में। पोटेंशियल प्रेशर क्या होता है कि दोनों पॉइंट के बीच में होना चाहिए, कहीं से भी पानी साइड से नहीं निकलना चाहिए, यानी कि लीकेज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से करंट भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तो जितना करंट है वो ऐसे जाए। इसके लिए वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है, आगे हम पढ़ेंगे ये भी रेजिस्टेंस होता है वो लार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस लार्ज। और इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। लार्ज रेजिस्टेंस होगा तो करंट ऐसे होती यहां नहीं आएगा, सीधा जाएगा। ठीक है, इसमें से करंट ऐसे जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो जो आइडियल वोल्टमीटर होते हैं, आइडियल वोल्टमीटर होते हैं, उनका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी मतलब हमें पता ही नहीं। और जो आइडियल एमीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस लो होता है, कितना होता है? 0। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि अर्थ का पोटेंशियल कितना है, क्योंकि अर्थ में कंडक्टर है, तो हम अर्थ का पोटेंशियल 0 लेके चलते हैं, तो अर्थ हैज द 0 पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि हर जगह उसका पोटेंशियल इक्वल है और अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। अब हमारे पास ये सारी चीज आ गई, अर्थ का पोटेंशियल हो गया, एमीटर हो गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, मेजरमेंट के अंदर हमने इसको लगा दिया वोल्टमीटर पैरेलल में, ये किसमें लग गया? सीरीज में लग गया। अब देखिए जो चीज हमें ध्यान रखनी है, पोटेंशियल प्रोवाइड कौन करवाते हैं? तो पोटेंशियल प्रोवाइड करवाता है सोर्स, करंट का सोर्स। और करंट का सोर्स कौन सा है? करंट का सोर्स है बैटरी। ठीक है, सेल, ये हमारी सोर्स है। अगर आपको टॉर्च के अंदर से सेल निकाल दोगे तो क्या आपकी बैटरी या मोबाइल फोन चलेगा? नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें बैटरी या सेल डालना पड़ेगा, तभी वो चलेगा। यानी कि पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करवा रहा है? बैटरी। और वही क्या करवा रही है? वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी कि वही पोटेंशियल एनर्जी का काम करवा रहा है। ठीक है, तो जो वर्क है वो कौन करवा रहा है? बैटरी और सेल, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी उसके अंदर वर्क करवाती है। उसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। ओम्स लॉ के अंदर तो देखिए हमारे पास स्टेटमेंट है ओम्स लॉ, और इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ओम्स लॉ। तो ये आएगा हमारे पास ओम्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, क्या है? कोई भी मेटल, कोई भी कंडक्टर, कोई भी सर्किट है, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। ये ध्यान रखना, जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करोगे उसके साथ एंड पॉइंट या अक्रॉस द कंडक्टर वर्ड यूज जरूर करो, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसकी वजह से आता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में होना जरूरी है। तो 2 पॉइंट्स लोगे तो हम उसको एंड पॉइंट या अक्रॉस द पॉइंट्स बोल देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे? हम लर्न रखेंगे द करंट फ्लोइंग इन ए मेटल या द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट व्हेन फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। तो फिजिकल कंडीशंस में कौन आ गया? फिजिकल कंडीशंस में आते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, यानी कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या कंडीशन है। तो टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, तो ये सब फिजिकल कंडीशंस के अंदर आता है। ध्यान रखेंगे ओम्स लॉ, जो करंट फ्लो करता है किसी भी मेटल वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर हैज फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? करंट फ्लो, जो भी कोई करंट फ्लो कर रहा है, द करंट फ्लो इन ए मेटल या इन ए कंडक्टर, यहां कंडक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं, इन ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to the potential difference across the conductor when physical conditions are constant. फिजिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए? फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब V है डायरेक्टली मतलब I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। V इज इक्वल टू कांस्टेंट में हटाएंगे तो I इंटू R, तो V इज इक्वल टू I R। तो हम इसको लिख देंगे V इज इक्वल टू I R। V बाई I is equal to R. So this is the formula of Ohm's law. Both are the formula of Ohm's law. When we try graph between V and I, V and I के बीच में जो भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये हमने ग्राफ ड्रा किया, तो इट्स कम टू बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसकी वजह से है? स्ट्रेट लाइन इज कम बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड्स। ठीक है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड आएगा टू टर्म्स के बिटवीन, तो वी यूज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमेशा क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस आर इज नोन एज रेजिस्टेंस। इस आर को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और अगर कोई ग्राफ आपको गिवन हो जाए, ग्राफ आपको गिवन है, तो आपसे पूछे कि इसका रेजिस्टेंस कौन बताएगा? तो दिस स्लोप होता है ढलान। ऐसे जो ढलान होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो ये हमारे ढलान है, यानी कि इसको हम स्लोप बोलेंगे। तो स्लोप गिव द रेजिस्टेंस। ठीक है, स्लोप क्या गिवन करेगा? स्लोप गिव द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ ए कंडक्टर। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस और बाय VI ग्राफ, इन VI ग्राफ, यानी कि VI ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा वो क्या गिवन करेगा? रेजिस्टेंस गिवन करेगा। दिस इज द एंगल थीटा। ये थीटा होगा। तो ढलान कौन देता है? एंगल देता है। कितना एंगल बन रहा है? तो आपको ध्यान रखना है एंगल कहां से लेना है? एंगल हमें I से लेना है। I से लेना है तो tan थीटा इज इक्वल टू R इज इक्वल टू स्लोप। यानी कि आपको अगर कोई एंगल दे दे तो tan थीटा निकालना है। अभी मैथ में हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप समझ जाओगे कि tan थीटा होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री से tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू R। R मीन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस और tan थीटा किसके इक्वल होगा? स्लोप के इक्वल। यानी कि स्लोप tan थीटा के इक्वल है, और ये दोनों किसको देंगे? रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस को। किसके अंदर? VI ग्राफ के अंदर। अब मान लीजिए हमारे पास है ना 2 पॉइंट होंगे, एग्जांपल A और B। दिस इज थीटा 1 और दिस इज थीटा 2। तो आपसे कोई ये पूछे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आपका जिसका एंगल ज्यादा है, तो B हैव मोर रेजिस्टेंस देन A बिकॉज थीटा 2 इज मोर देन थीटा 1। फिर मैं एक बात बोल रहा हूं कि आपको एंगल ध्यान रखना है। किससे बन रहा है? I से। किससे बन रहा है? I से। अगर इसी को अगर मैं एक्सचेंज कर दूं, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सचेंज कर दूं, और मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया ऐसे, ये I है, सॉरी दिस इज V एंड दिस इज आवर I। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। तो फिर अगर कोई आपसे बिना एंगल ड्रा किए हुए पूछे भी किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मैंने क्या ध्यान रखना है? आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एंगल किससे बन रहा है? I से बन रहा है। तो ये I से एंगल बनाना है, ये थीटा और ये थीटा 1 मान लीजिए, थीटा 2। कौन सा ज्यादा है? थीटा 2 ज्यादा है। तो अब वो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया? A का रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चीजें थी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक यू। Good morning student. Now we start new topic, electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, एरिया वेक्टर। हालांकि हमने एरिया कैसे पढ़ा है? स्केलर क्वांटिटी, पर अब हम एक ड्रॉ कर लेते हैं एरिया वेक्टर। तो देखिए हमने कोई भी एरिया कंसीडर कर लिया, ये हमारा एक एरिया हो, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है, तो हमने ये एरिया कंसीडर कर लिया। इस एरिया को हमने लिख दिया S, ठीक है। हमने इसको क्या लिखा? किससे रिप्रेजेंट किया? इसको S से रिप्रेजेंट
अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एरिया वेक्टर में। किस में कन्वर्ट करना है, एरिया वेक्टर में। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसके साथ इसका एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो जब भी हम किसी का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है, मान लीजिए हमें इसका यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है, तो यूनिट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए एरिया दिया, हमने ये वाला एरिया कंसीडर किया और इसका हमें यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम एक परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर लगाएंगे और जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस एरिया वेक्टर। अगर हमें नीचे वाले का यूज करना है तो ये हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी और वो एरिया के ऑलवेज टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगी। इधर वाले के लिए ये हो गया, इधर वाले के लिए ये हो गया, ठीक है ना। तो सभी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी उस सरफेस पे और कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए हमने ये एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हम एरिया वेक्टर को ऐसे लिखेंगे एस एन यूनिट वेक्टर। अगर स्मॉल एरिया है तो डेल एस इज इक्वल टू डेल एस यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट वेक्टर के लिए ध्यान रखना। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, एरिया वेक्टर पढ़ा और एरिया वेक्टर को हमने रीड किया और इसको ध्यान से आपको रखना है। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। कोई भी हमने ये सरफेस लिया, ठीक है, ये हमारा सरफेस का यूनिट वेक्टर हो गया और इसमें से जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस जा रही है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या लिख देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes pass through a surface। किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको डिनोट करेंगे फाई ई से। किससे डिनोट कर देंगे, फाई ई से। और जब हम इसको फाई ई से डिनोट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे लिखेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द यूनिट वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होगी किस किसके बीच में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, और किसके बीच में होगी, एरिया वेक्टर के बीच में। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हम इसके अंदर से डॉट को हम रिमूव कर देंगे और इसको लिख देंगे डेल एस कोस थीटा, डेल एस कोस थीटा। और जो ये थीटा है, ये थीटा, ठीक है, ये जो थीटा है इट इज लाइज बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर के बीच में होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई और ये यूनिट वेक्टर हो गई। इनके बीच का जो एंगल बनता है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारा कोस थीटा है। अब कोस थीटा के बाद आगे चलते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट आ रही है, डॉट प्रोडक्ट आ रही है, तो डॉट प्रोडक्ट आने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेचर कैसा हो जाएगा, स्केलर। इट हैज स्केलर नेचर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे नेचर का है, स्केलर नेचर का है। इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट के लिए हम चले, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी दो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक यूनिट क्या है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है, यानी कि न्यूटन पर कूलम। और एरिया की यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और मैंने क्या, इसकी दूसरी यूनिट क्या है, E इज इक्वल टू V बाई L, ठीक है, यानी कि dV बाई dl था, अब इसको हमने V बाई L लिख दिया। तो दिस इज द वोल्ट पर मीटर, ठीक है, यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। अब मैं यहां पुट कर दूं इसकी जगह वोल्ट
पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर। तो सेकंड यूनिट क्या आ गई इसमें, वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैज टू यूनिट, वन इज न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, वोल्ट मीटर। तो दीज आर द टू यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम फिर इसी के अंदर आगे करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा, ई एस कोस थीटा। अब थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होगी 1, और 1 किसको भी, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो फाई क्या आएगा, फाई ई इज मैक्सिमम। अब बोल देते इसका डायग्राम बनेंगे, तो आपको डायग्राम कैसे बनाओगे, इसके अंदर जो थीटा है और ई है एंगल, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गया, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, थीटा इज मैक्सिमम। तो बोथ एंगल इज थीटा इज 0, ठीक है। तो हमारे पास ये, इफ थीटा इज 90, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो गया। वह थीटा इज 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, कितना आ जाएगा 0। अब ये कब 0 होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर किसके, यूनिट वेक्टर के। तो यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर ये वेक्टर, ठीक है। तो एट दिस कंडीशन फाई इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर हमने इसको बोल चुके हैं, फाई हाउ ई एस कोस थीटा आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है, 2 यूनिट है न्यूटन, कूलम पर कूलम मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर, ये इसकी 2 यूनिट है, थीटा 0 और थीटा 90, 2 इसके डायग्राम बनाने, ठीक है। अब हम इसके अंदर चलते हैं आर्टिकल्स में। आर्टिकल के अंदर देखिए, सबसे पहले इसमें आती है गॉस थ्योरम। तो देखिए गॉस थ्योरम में क्या है, सबसे स्टार्टिंग आती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या है, इसकी स्टेटमेंट याद रखिए, द टोटल या द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस placed in a vacuum is equal to 1 by times of the total charge contained in it, ठीक है। क्या है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस का, वो किसके इक्वल होगा, वो तो क्लोज सरफेस तो वैक्यूम में होना चाहिए, 1 by epsilon times of the charge contained in it। तो क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज सरफेस is in here is equal to 1 by epsilon times of the charge inside it placed in vacuum, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लिखेंगे, फाई ई से, क्या होगा E इंटू डी एस, क्या बोला इसमें, क्लोज सरफेस, तो क्लोज के लिए हम इंटीग्रेशन यूज कर देंगे, ये क्लोज सरफेस किसके इक्वल, 1 by times of the 1 by epsilon times of the charge inside। ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट है, किसकी है, गॉस थ्योरम।
अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो प्रूव के लिए चले, तो देखिए फॉर प्रूफ, तो स्टेटमेंट के साथ चलते हैं। फाई ई डॉट डी एस, ठीक है। इसके लिए इसको हमें प्रूव करना है। किसके इक्वल प्रूव करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव। इसको प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करेंगे एक सरफेस। कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, यानी कि इसके इनसाइड है, क्यू इसके इनसाइड चार्ज। हमने एक स्मॉल सरफेस ये कंसीडर कर लिया ds। ds हमारा वेक्टर सोर्स है और इसका यूनिट वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन है। और ये ध्यान रखना क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन। और इस स्फेरिकल शेप ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सरफेस के आसपास क्या होती है, परपेंडिकुलर। और यूनिट वेक्टर भी क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर। हमें प्रूव करना है तो हम इस टर्म को लेके चलेंगे, ये वाले टर्म्स। इसका जो रेडियस है, इट हैव रेडियस इज r, स्मॉल r कर दीजिए या r कर दीजिए रेडियस। और ये मान के चलते हैं लेट्स दैट इट इज मेड ऑफ दिस स्मॉल टाइप्स ऑफ द सरफेस। ऐसे स्मॉल सरफेस को हम ds को अगर ऐड करते हैं, व्हेन ds इज एडेड then it's come to complete a surface of a sphere, it's come out to be complete surface of a sphere। sphere का complete surface इसके अंदर आ जाएगा। हमने क्या काम किया, इसको इसे लेके चलते हैं E into ds, ऐसे किया। इसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे E into ds cos theta, both are in same direction and or E, then theta is 0 डिग्री। तो हमारे पास आ गया E into ds, E into ds। E को बाहर रख लेंगे, E बाहर आ गया, अंदर बच गया ds। अब देखिए E इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टेंस गिवन है और चार्ज गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला हमें लर्न है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। हम इसको पुट कर देते हैं, तो हमने इसको पुट किया, इसको रफ कर ले यहां से ऐसे, इसको रफ कर देते हैं, तो यहां लिख दें E बाहर आ गया, ds E की वैल्यू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds को अगर हम ऐड करते हैं तो पूरा का पूरा कंप्लीट क्या आएगा, सरफेस। और एक स्फीयर का कंप्लीट सरफेस क्या होता है, उसका सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किससे दिया जाता है, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर। It's come out to be Q 4 pi epsilon naught r square into 4 pi r square। ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, there is left Q by epsilon naught and this is the electric flux। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इफ एनी डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस, अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक इसमें इंट्रोड्यूस कर दें, then electric flux is, मान लीजिए K एक डाइलेक्ट्रिक है and it is introduced, then the electric flux is Q by K epsilon naught times। उतने टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे फोर्स भी K टाइम डिक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई ये पूछे कि उसके अंदर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दे तो क्या इफेक्ट होगा, हमारा ये काम हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं कि with the help of Gauss theorem we can prove Coulomb's law या electrostatics force। तो with the help of Gauss theorem prove that Coulomb's law,
तो हम कूलम्स लॉ को और प्रूव करते हैं इसके अंदर। यहां से यूज करें कितने विद गॉस थ्योरम प्रूव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्स लॉ को प्रूव कीजिए। तो देखिए ये हमने गोल्डन सरफेस बनाया, क्या चार्ज, दिस इज द ds, दिस इज आवर यूनिट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज along this charge. According to Gauss theorem, क्या हो जाएगा E into ds q by epsilon naught। बच्चे ना गॉस थ्योरम को प्रूव करने के साथ साथ इसको भी ऐसे करते रहते हैं, इसके साइड में भी लिखते हैं, वो गलत है। आपको गॉस थ्योरम प्रूव करने का आप इसी लेके चलेंगे और इसको q by epsilon को प्रूव करेंगे, ये गॉस थ्योरम के अंदर करना है। इसके अंदर हम गॉस थ्योरम का यूज करना है तो हम इसका यूज करेंगे कंप्लीट का। अब वही डॉट हटाएंगे तो दिस इज E ds cos थीटा q by epsilon naught, थीटा इज 0, देन E कंप्लीट बाहर आ जाएगा, ds is equal to q by epsilon naught, ds r इसका क्या है, रेडियस है तो इसका इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ds को ऐड करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर टू 4 पाई आर स्क्वायर q by epsilon naught, E is equal to q 4 pi epsilon naught r square. This is our electric field. Now we take a test charge, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और हमने एक टेस्ट चार्ज इसके क्लोज लिया, इसके क्लोज क्या लेके आए, टेस्ट चार्ज। तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो व्हेन q नॉट इज ए टेस्ट चार्ज, इज ए टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इट एक्सपीरियंस क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस, S इज इक्वल टू q नॉट इनटू E। आप E की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्या नॉट q 4 पाई epsilon naught r square। तो दिस इज द फोर्स, क्या होगा, क्या 4 पाई epsilon r square। तो हमने कूलम्स लॉ को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपल सा गॉस थ्योरम लेंगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से E निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे E, एक टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो व्हेन टेस्ट चार्ज यानी चार्ज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड E की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास गॉस थ्योरम को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रूव हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए दो चीजें और ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले भी कर चुके हम, अब इस चीज को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्रिक इन नेचर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सिमेट्रिक इन नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिक इन नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्रिक इन नेचर है, यानी कि अगर डिस्टेंस सेम है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो ऐसे ही कोई पॉइंट चीज है, यानी पॉइंट चार्ज हो गया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम डिस्टेंस पे होगा तो उसकी जो सिमेट्री है वो एक स्फीयर से गिवन होगी। और ऐसी कोई सिमेट्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिमेट्रिक इन नेचर है और उसकी डिस्टेंस गिवन है तो उसकी सिमेट्रिक हम सिलेंड्रिकल शेप से गिवन करेंगे। यही दो चीज ध्यान रखनी है। पॉइंट चीज है, जैसे पॉइंट चार्ज हो गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, उसको सिमेट्रिक किससे देंगे, तो स्फीयर से देंगे। ऐसे ही कोई लेंथ देंगे आपको और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक इन नेचर होता है तो उसकी लेंथ आ गई तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किससे गिवन करेंगे, हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन करेंगे सिलेंडर से। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
और these all are the applications of the Gauss theorem। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस है, किसकी एप्लीकेशन है? Gauss theorem की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो Gauss theorem की जब एप्लीकेशन है तो इसको ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये Gauss theorem या इसकी एप्लीकेशन, या तो Gauss theorem आनी है या इसकी एप्लीकेशन आनी है, ठीक है। तो ये सारा काम पूरा करना है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दीज आर क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ Gauss theorem, ठीक है। इट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ Gauss theorem। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें क्या निकालना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट length, infinite uniform length, uniform charge on length वायर, ठीक है। एक वायर है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है और उसके ऊपर चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो हम उसको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? हम एक वायर कंसीडर करेंगे। तो नाउ कंसीडर ए वायर, ये हम एक वायर कंसीडर करेंगे, ठीक है। इट हैज यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, ऐसे यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। हमें ये नहीं पता हाउ मच, कितना है। और मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? सिमेट्रिक इन नेचर है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिमेट्रिक इन नेचर है और किसी भी चीज की लेंथ गिवन हो तो उसकी सिमेट्री किससे गिवन होगी? सिलेंडर से। तो हमने इसको सिलेंडर का, इसकी सिमेट्री के लिए हमने सिलेंडर कंसीडर करते हैं। ये इस सिलेंडर की ये क्या होगी? लेंथ, एल उसकी लेंथ। हमें इसका क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास इसके 3 सरफेस हो गए। सिलेंडर, ये भी एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसके 3 सरफेस हो गए, 1, 2 और ये 3। तो हमें इनके 3 सरफेस पे हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हमने क्या काम किया? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब देखो, हम ये सरफेस कंसीडर करते तो इसका यूनिट वेक्टर आउटवर्ड, ये वाला सरफेस है, इसका यूनिट वेक्टर आउटवर्ड। दिस इज आवर फर्स्ट सरफेस, दिस इज आवर सेकंड सरफेस एंड दिस इज आवर थर्ड सरफेस, ठीक है। सेकंड सरफेस हो गया और ये फर्स्ट सरफेस, ठीक है। और हमने जो सिलेंडर कंसीडर किया है इसकी लेंथ हमने एल लिया है। पहले हम फर्स्ट सरफेस से निकालेंगे, फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस। फाई इज इक्वल टू गॉस थ्योरम के हिसाब से E इंटू ds, ठीक है। डॉट हटाएंगे तो cos थीटा, E इंटू ds cos थीटा। और थीटा किस किस के बीच में? यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये यूनिट वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बोथ हैज 90 डिग्री। तो थीटा इज 90 डिग्री। तो फाई फर्स्ट सरफेस इज 0। सिमिलरली फॉर सेकंड सरफेस, यहां पर भी देखिए ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। सो सेकंड सरफेस इज आल्सो 0। तो फर्स्ट सरफेस हो गया, सेकंड सरफेस हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं? थर्ड सरफेस। थर्ड सरफेस देखिए, फॉर थर्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर थर्ड सरफेस क्या हो जाएगा? E इंटू ds
Q by epsilon naught for Gauss थ्योरम। ठीक है, Gauss थ्योरम हो गई। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इसका ये बनाया सरफेस, तो मैंने क्या कहा था इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड ds। अगर मैं इसे यहां बनाता तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी ds एंड यूनिट वेक्टर, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, तो थीटा इज 0, e ds और cos थीटा 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और ये आगे Q बाई एप्सिलॉन, E को बाहर ले लीजिए, अंदर आ गया ds Q बाई एप्सिलॉन। अब ds देखो, यानी कि सारे ds को ऐड करेंगे तो इसका बाहर का लेटरल सरफेस एरिया होगा और सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h, और h क्या लेंथ, तो यहाँ पर हम h हाइट यानी कि उसकी लेंथ कितनी है सिलेंडर की, तो वो हमने यहाँ पर कितना लिया है, l लिया है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r l। तो e की जगह ds की जगह हम पुट कर देंगे e इंटू 2 पाई r l q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब e की वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो e इज इक्वल टू q 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट, दिस Q by L, Q by L, थोड़ा ध्यान रखना, Q by L इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है और वो क्या होती है Q by L, तो हम इसको Q by L को लैम्डा पुट कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा बाई, तो Q को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो E किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के, तो ग्राफ हमारा अगर इसे पूछा जाए तो E और R के बीच में जो ग्राफ आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे है। तो यहां तक हमें इसके अंदर काम करना है। ठीक है, थैंक यू।